Hello everyone, you are watching Chemistry with Dr. Yusuf Zai. लास्ट लेक्चर्स में हमने 10 MCQ सॉल्व किए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे. In a pathology laboratory, a sample of urine containing 0.12 ग्राम of urea, ये यूरिया का फार्मूला दिया हुआ है और उसका मोलर मास है 60, was treated with an excess of nitrous acid. ये क्या है? नाइट्रस एसिड HNO2. The urea reacted according to the following equation. यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है और उसमें ये चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है. The gas produced was passed through aqueous NOH and the final volume was measured. What was this volume at room temperature and pressure? कंडीशंस भी दिए हुए हैं. कंडीशंस क्या क्या है यहाँ पे? रूम टेम्परेचर और प्रेशर. तो हमें पता है कि जो रूम टेम्परेचर और प्रेशर होता है तो उस पर जो है ना एनी गैस क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो मतलब कि उसका मोलर वॉल्यूम क्या होगा? 24,000 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल एट रूम टेम्परेचर. तो यहाँ पे 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से एक करेक्ट है. तो वो ऑप्शंस क्या क्या हैं? 9.6 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी 14.4 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी 48 सेंटीमीटर क्यूब एंड ऑप्शन डी 96 सेंटीमीटर क्यूब. तो अभी इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है. अगर हम क्वेश्चन को देख ले तो उसमें कहा था कि जब हम यूरिया को रिएक्ट कराते हैं नाइट्रस एसिड से तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर प्रोड्यूस्ड होता है. तो उसके बाद उस गैसेस को उसने पास किया था किससे? एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से. एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्यों पास किया था? इसलिए कि जो इसमें एसिडिक गैसेस होती हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर जाती हैं. तो इसके एब्जॉर्प्शन के बाद सिर्फ़ और सिर्फ जो न्यूट्रल गैसेस होती हैं, लाइक इस केस में जो नाइट्रोजन था और या एक्वस जो आपके पास वो होता है तो वो भी तो वाटर, वो भी उसमें सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन जो आपके पास न्यूट्रल गैसेस है सिर्फ नाइट्रोजन वो उसमें से पास कर जाएगा. तो यहाँ पे कहता क्या है कि आप लोग जो है ना फाइनल वॉल्यूम फाइंड आउट कर ले. तो यहाँ पे क्या है, जिस तरह हमें पता था कि 0.12 ग्राम यूज़ हुआ था, तो यहाँ पे क्या है, अमाउंट ऑफ जो यूरिया यूज़ हुआ है उसका पहले हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे. अमाउंट मतलब कि उसका नंबर ऑफ़ मोल फाइंड आउट करेंगे. तो नंबर ऑफ़ मोल होता क्या है? मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास. तो मास भी दिया हुआ है और मोलर मास भी दिया हुआ है, तो 0.12 डिवाइड बाई 60. तो इससे क्या आ रहा है? 2 इंटू 10⁻³ मोल. क्या प्रोड्यूस हो रहा है? यहाँ पे जो यूज़ हुआ था यूरिया वो क्या था? 2 इंटू 10⁻³ मोल. और अगर बैलेंस इक्वेशन को देख ले तो बैलेंस इक्वेशन में 1 मोल यूरिया कितना नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है? 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन. तो अगर हम सिंपली इस नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया को मल्टीप्लाई कर ले विथ 2 तो हम इससे इजीली फाइंड आउट कर लेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस्ड. तो चलो देख लेते हैं. 2 मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया. यूरिया का नंबर ऑफ मोल क्या था? 2 इंटू 10⁻³ तो इससे क्या आ रहा है? 4 इंटू 10⁻³ मोल. तो अभी हमने जो है ना इजीली फाइंड आउट किया नंबर ऑफ मोल फॉर नाइट्रोजन. तो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या था? वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन. तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मोलर वॉल्यूम क्या है, मतलब कि 1 मोल जो नाइट्रोजन ऑक्यूपाई करेगा वो कितना होगा? 24,000 सेंटीमीटर क्यूब. ये जो है ना वो ऑक्यूपाई करेगा एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल हमने फाइंड आउट किया, तो इस नंबर ऑफ़ मोल को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इस मोलर वॉल्यूम से. तो जब इस मोलर वॉल्यूम से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आपके पास आएगी वो क्या होगी? टोटल वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन. तो चलो देख लेते हैं इसको, जो इसका जो नंबर ऑफ़ मोल है उसको मल्टीप्लाई करते हैं मोलर वॉल्यूम से. तो 4 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई विद 24,000, ये क्या है? मोलर वॉल्यूम. तो इससे क्या वैल्यू आ रहा है? 96 सेंटीमीटर क्यूब. तो यहाँ ऑप्शंस में देख ले, ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? 96 सेंटीमीटर क्यूब. तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है?
डी नंबर। तो डी नंबर क्या है? 96.0 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 22। A pure hydrocarbon is used in bottle gas for cooking and heating. When 10 centimeter cube of hydrocarbon is burned in 70 centimeter cube of oxygen excess, मतलब कि ऑक्सीजन इसने किस तरह लिया हुआ है? एक्सेस में लिया हुआ है। तो हाइड्रोकार्बन क्या हो गया? लिमिटिंग हो गया, और ऑक्सीजन एक्सेस में। द फाइनल गैसियस मिक्सचर कंटेन्स 30 centimeter cube of carbon dioxide and 20 centimeter cube of unreacted oxygen. तो उसने जो ऑक्सीजन को एक्सेस में लिया हुआ था, तो उसमें कितना एक्सेस में था? 20 सेंटीमीटर क्यूब, जो अनरिएक्टेड रह गया। ऑल गैसियस वॉल्यूम्स वर measured under identical conditions. What is the formula of hydrocarbon? तो ये क्या मांग रहे? मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को उसने रिएक्ट करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन उसने किस में लिया था? एक्सेस में लिया था। तो उसने प्रोड्यूस किया है कार्बन डाइऑक्साइड, और लाजमी बात है वाटर भी होगा उसमें। तो आपने फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, और यहाँ पे 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं: C2H6, C3H6, C3H8, C4H10। तो ये 4 डिफरेंट ऑप्शन हैं, उसमें से एक ही करेक्ट होगा। तो चलो देखते हैं कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है, आपने उसको डिवाइड करना है किससे? नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को आपने डिवाइड करना है नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पे जो वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आपने वॉल्यूम को ही इससे डिवाइड करना है, फिर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन से। तो नंबर ऑफ मोल को आपने नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करना है, और वॉल्यूम को आपने डिवाइड करना है वॉल्यूम से। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना है? यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन से देख लें। बैलेंस इक्वेशन में जो है ना, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था इसके लिए? एक्स। सही हो गया। नंबर ऑफ मोल क्या है? एक्स प्रोड्यूस हो रहा है। और नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना है? यहाँ पे क्या है? अगर कोई भी चीज़ नहीं लिखा तो मतलब कि यहाँ पे क्या है? 1। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या हो गया? 1। तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्वेश्चन में देख लिए दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे 30 लिख ले। और हाइड्रोकार्बन कितना है? यहाँ पे बताया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोकार्बन बर्न किया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 10। तो 30 डिवाइड बाई 10, x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख ले कि C3 कौन कौन से ऑप्शन में। अगर एक ही ऑप्शन है C3 वाला तो वही करेक्ट होगा, फिर फर्दर उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा में C3 हो तो वो उसको फिर मज़ीद हम सॉल्व करेंगे, मतलब कि उसके लिए फिर हम हाइड्रोजन भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देख ले C2 है, C3 है, C3 और C4। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को इसमें से निकाल ले। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। अभी या तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा और या सी, या वो अल्कीन हाइड्रोकार्बन होगा और या अल्केन। C3H6 अल्कीन और या अल्केन होगा C3H8। तो अभी हम सॉल्व करेंगे हाइड्रोजन के लिए कि इसमें नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन कितने हैं। तो जिस तरह हमने यहाँ पे एवोगाड्रो लॉ यूज़ किया था फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह अभी हम जो है ना एवोगाड्रो लॉ यूज़ करेंगे ऑक्सीजन के लिए, ताकि उसमें से जो है ना हम क्या निकाल लें? हाइड्रोजन के नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन कितने हैं। तो यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ़ मोल ऑफ़ ऑक्सीजन यूज्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ मोल ऑफ़ हाइड्रोकार्बन इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ़ ऑक्सीजन यूज्ड, और यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम ऑफ़ हाइड्रोकार्बन। तो नंबर ऑफ़ मोल ऑफ़ ऑक्सीजन क्या था? x प्लस वाई ओवर 4, और हाइड्रोकार्बन जो यूज़ किया था उसका नंबर ऑफ़ मोल कितना था? 1।
तो यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे ये देख ले ऑक्सीजन का इतना नंबर ऑफ मोल यूज़ हो रहा है और हाइड्रोकार्बन का इतना नंबर ऑफ मोल यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे फिर आपने ये बताना है कि जो ऑक्सीजन यूज़ हुआ है एक्सिस में जो बच गया वो नहीं, या जो टोटल ऑक्सीजन हमने लिया था वो नहीं, जो रिएक्शन मिक्सचर में आपने डाला था और जितना यूटिलाइज हो गया, तो जो यूज़ ऑक्सीजन है आपने उसका अमाउंट यहाँ पे लिखना है। सही हो गया। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड और फिर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ऑक्सीजन यूज्ड कितना था, यहाँ पे बताया हुआ था कि 70 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन हमने यूज़ किया था और उसमें से कितना बच गया था 20। तो 70 माइनस 20 कितना आता है 50। तो 50 डिवाइड बाई क्या आएगा 10। 50 डिवाइड बाई 10, तो 10 कहाँ से आ गया, जिस तरह यहाँ पे बताया हुआ था कि 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोकार्बन हमने यूज़ किया है, तो ये 10 यहाँ से आ गया और ये ऑक्सीजन यूज़ हो गया उसमें से उस रिएक्शन में। तो अगर हम इसको क्या कर ले डिवाइड कर ले तो 5 आएगा। तो 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर 4 आ जाएगा। तो क्या था x प्लस वाई ओवर 4 इज इक्वल टू 5। तो जैसे हमें लास्ट उसमें फाइंड आउट किया था कि x किसके इक्वल है 3, तो यहाँ पे 3 पुट कर ले तो 3 प्लस वाई ओवर 4 इज इक्वल टू 5। 3 को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर ले तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 2 को फिर मल्टीप्लाई कर ले 4 से तो y इज इक्वल टू 8 और x क्या था 3। तो फार्मूले इससे क्या बनेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8। तो उस ऑप्शन में देख ले, उस ऑप्शन में ये मौजूद है, तो वही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, कार्बन डाइसल्फाइड। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो इसी तरह कार्बन डाइसल्फाइड CS2 इज़ ए वोलेटाइल फ्लेमेबल लिक्विड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलोफेन। सिलोफेन जो है ना ये पैकिंग के लिए यूज़ होता है। ऑन कंबशन कार्बन डाइसल्फाइड इज़ ऑक्सीडाइज एज फॉलोज। यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है कि कार्बन डाइसल्फाइड को ऑक्सीडाइज किया है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ए 20 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड वेपर इज इग्निटेड विद 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ये अमाउंट दिया हुआ है। द फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस आफ्टर बर्निंग इज ट्रीटेड विद एन एक्सेस ऑफ एक्वस अल्कली। जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में था कि वहाँ पे जो गैसेस प्रोड्यूस हो रहे थे फिर उसको एक्वस अल्कली से पास किया था, NaOH से पास किया था, तो इसी तरह यहाँ पे भी जो गैसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं या जो यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर में जो भी गैसेस है या जो अनरिएक्टेड रह गया और या जो प्रोडक्ट में प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको पास आउट किया फिर किससे एक्वस अल्कली से। विच परसेंटेज ऑफ दिस फाइनल वॉल्यूम डिज़ोल्व इन अल्कली। तो अल्कली में जो डिज़ोल्व हो गया तो आपने वही परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया था कि जब हम अल्कली से गैसेस पास करते हैं तो वो सिर्फ किसको एब्जॉर्ब करता है एसिडिक जो आपके पास गैसेस होते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है, जो न्यूट्रल होते हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, वो उसमें से पास आउट हो जाते हैं, और जो आपके पास एसिडिक जो गैसेस होते हैं वो उसमें क्या करेंगे आएंगे एब्जॉर्ब कर जाएंगे। तो इस केस में आपके पास एसिडिक कौन कौन से हैं कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन उसमें से पास कर जाएगा फिर। तो फिर अभी हम देखते हैं कि उसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है कि कितने परसेंटेज जो है ना अल्कली इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, 20%, 40%, 60% और 80%। अभी हम इसको डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, तो इसलिए हम इसको पहले सॉल्व करेंगे कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। पहले यहाँ पे जो है ना बैलेंस इक्वेशन को देख ले, जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने रिपीट लिख लिया कि कार्बन डाइसल्फाइड जो है ना रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या है कार्बन डाइसल्फाइड का जो वॉल्यूम था वो कितना था 20। तो ये क्या है अगर हम देख ले तो ये लिमिटिंग है, और ये ऑक्सीजन क्या है एक्सिस में लिया हुआ है। तो अगर इस बैलेंस इक्वेशन को देख ले तो यहाँ पे ये क्या है 1 और यहाँ पे 3, तो 1 वाला लिमिटिंग हो गया और ये आपके पास क्या है एक्सिस में हो गया, इसलिए कि ये यहाँ पे इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, ज़्यादा लिया हुआ है। तो जो इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम कार्बन डाइसल्फाइड के लिए कितना यूज़ हुआ है 20, इनिशियल वॉल्यूम ऑक्सीजन के लिए कितना है 100। और जो ही हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली आपके पास प्रोडक्ट नहीं बना होता, तो इसलिए हम उसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे 0 0। तो ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड 0 हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास क्या हो गया
ज़ीरो हो गया आफ्टर सर्टेन टाइम और कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो ये आपके पास कम्प्लीटली यूटिलाइज हो गया, कितना कम्प्लीटली यूटिलाइज हो गया। तो इसलिए हमने जो उसमें वॉल्यूम में चेंजेस आ गए, तो इसमें कितना चेंजेस आ गया, -20। तो इसी तरह जिस तरह मैंने पहले बताया कि यहाँ पे ये लिमिटिंग है और ये एक्सेस में है, और यहाँ पे इसका कितना मोल यूज़ हो रहा है, 3 मोल यूज़ हो रहा है। तो लिमिटिंग का जितना है तो आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो क्या बनेगा, 60। तो यहाँ पे भी चेंजेस कितना आ गए, -60। माइनस साइन इसलिए मैंने लगाया हुआ है कि ये डिक्रीज़ हो रहा है। जब अमाउंट आपके पास डिक्रीज़ हो रही हो तो आप उसके साथ माइनस साइन लगाते हैं, और जब अमाउंट इंक्रीज़ हो रही हो जिस तरह प्रोडक्ट में होता है तो यहाँ पे क्या है, प्लस साइन लगाया हुआ है। माइनस साइन इसलिए कि यहाँ पे जो इसका अमाउंट है वो डिक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पे इसका अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसलिए प्रोडक्ट साइड पे हमने प्लस साइन लगा लिया और रिएक्टेंट साइड पे माइनस साइन लगा लिया। तो अभी अगर हम फाइनल वॉल्यूम को देख ले तो फाइनल वॉल्यूम में क्या आ रहा है आपके पास, ज़ीरो। ज़ीरो क्यों आ गया, जो 20 आपने लिया था सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इसका लिया था कार्बन डाइसल्फाइड, वो कम्प्लीटली यूज़ हो गया। तो अगर कम्प्लीटली कोई चीज़ आप यूज़ कर ले तो मतलब कि वो क्या है आपके पास, ज़ीरो पे आ जाएगा। इसी तरह ये 100 लिया था और -60 उसमें यूज़ हो गया, तो अगर हम 100 से 60 माइनस कर ले तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 40। इसी तरह यहाँ पे 20 आपके पास बन गया, प्लस में है, तो आपके पास 20 क्या हो गया, बन गया। तो आपके पास जो फाइनल वॉल्यूम है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो क्या है, 20। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड की फाइनल वॉल्यूम क्या होगी आपके पास, 40। 40 क्यों आ गया, यहाँ पे 20 आ रहा है, यहाँ पे 40 आ रहा है, इसलिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल 1 है और यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल 2 है। तो आपने इसको, जो यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल है, तो आपने उसको लिमिटिंग से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 1 है तो इसलिए यहाँ पे 20 आ गया, और यहाँ पे 2 है तो इसलिए हमने जो है ना लिमिटिंग की जो वैल्यू थी उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 40 आ गया, सही हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो फाइनल वॉल्यूम कितना बन रहा है हमारे पास, 40 + 20 + 40। जो फाइनल वॉल्यूम यहाँ आपके पास आ रहा है तो आप उसको ऐड कर ले, 40 + 20 + 40 आपके पास क्या आ रहा है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो वहाँ पे बताया हुआ था कि जब आपके पास ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद किससे पास आउट किया है, एक्सेस ऑफ एक्वस अल्कली। जिस तरह मैंने पहले बताया है कि जो एक्वस अल्कली है वो किस गैसेस को एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, और आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड। क्यों, इसलिए कि ये क्या है, एसिडिक है, और वो क्या है, बेसिक। तो इसलिए इसको वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेगा, वो क्या कर लेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसका वॉल्यूम क्या है, 20, और इसका वॉल्यूम क्या है, 40। तो 20 और 40 को समअप कर ले, क्या बन रहा है इसका, 60। तो मतलब उसने कितना वॉल्यूम एब्जॉर्ब किया, 60। लेकिन क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, परसेंटेज मांग रहा है। तो जिस तरह हमने पढ़ा था पहले कि आपके पास क्या होता है, एक थ्योरेटिकल यील्ड और एक एक्चुअल यील्ड, और फिर हमने फाइंड आउट किया था परसेंट यील्ड। तो इसी तरह यहाँ पे भी है कि जो आपके पास क्या है, थ्योरेटिकल और एक्चुअल, हमने उसका परसेंट किस तरह बनाया था, एक्चुअल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई विद 100। तो यहाँ पे भी इसी तरह ही है, जितना गैस उसने अल्कली ने एब्जॉर्ब किया वो डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई विद 100। तो अल्कली ने कितना एब्जॉर्ब किया था, 60, और टोटल कितना है, 100। तो 60 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई विद 100, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 60%। तो ऑप्शंस को में देख लें, ऑप्शन में भी दिया हुआ है सी नंबर करेक्ट है, 60%। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है कि जो आपके पास क्या है, NO है, इसको रिड्यूस कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन और कैटलिस्ट। तो क्या बन रहा है आपके पास, अमोनिया और वाटर। तो 2400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड measured at room temperature and pressure produced 7.2 gram of water. The ammonia produced was neutralized by 200 centimeter cube of 1 mole per decimeter cube HCl. यहाँ पे जो अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, फिर उसने क्या किया था, एसिड के साथ रिएक्ट करा के उसको न्यूट्रलाइज़ किया था, और उसके लिए कितना एसिड यूज़ हुआ था, HCl यूज़ हुआ था 200 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम और उसका ये कंसंट्रेशन।
तो मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट रूम टेम्परेचर कितना होता है? 24,000 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। और यहाँ पे जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस है, हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का 16। व्हाट वाज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन दी नाइट्रोजन ऑक्साइड? जो यहाँ पे ये नाइट्रोजन ऑक्साइड यूज़ हुआ है तो उसका क्या मांग रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर। डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं, +1, +2, +3 एंड +4। यहाँ पे ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ना रिड्यूस कर रहा है किस में? अमोनिया और वाटर में। तो फिर कह रहा है कि जो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, तो उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो क्या है? +1, +2, +3 एंड +4। हम इस तरह डायरेक्ट नहीं कह सकते, तो इसलिए हम पहले इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसमें जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसको टिक मार्क कर लेंगे। तो क्वेश्चन को देख ले, क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हुई है, गिवन है। एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का वॉल्यूम जो यूज़ हुआ है, वाटर जितना प्रोड्यूस हुआ है वो दिया हुआ है, और यहाँ पे जो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है तो वो कितने से न्यूट्रलाइज हुआ, तो उस HCl का वॉल्यूम और उसका कंसनट्रेशन भी दिया हुआ है। हमने बस सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो पहले हम जो है ना यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका नंबर ऑफ मोल कितना है, कितने नंबर ऑफ मोल जो है ना वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पे उसका मास दिया है, गिवन है। तो 7.20 को अगर हम उसके मोलर मास से डिवाइड कर ले, मतलब कि 18 से अगर हम उसको डिवाइड कर ले, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ वाटर जो है ना 7.20 डिवाइड बाई 18, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल क्या आ रहा है? 0.40 नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे एक और देख ले क्वांटिटी को, यहाँ पे क्या है? 200 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना यूज़ हुआ है HCl अमोनिया के न्यूट्रलाइजेशन के लिए। सही हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बैलेंस इक्वेशन को देख ले, अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं HCl वाले और अमोनिया के लिए। तो अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को देख ले, अमोनिया जो है ना रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? अमोनियम आयन, यहाँ पे प्लस लिख ले, मैं भूल गया हूँ। तो अमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ अमोनिया रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ HCl के साथ, तो अमोनियम आयन बन रहा है और क्लोराइड आयन बन रहा है। प्लस साइन यहाँ पे होगा अमोनियम आयन, इसलिए कि नाइट्रोजन ने एक्सेस बॉन्ड बना लिए। तो यहाँ पे 1 है, तो पहले अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl फाइंड आउट कर ले, तो फिर हम इजीली उसमें से नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पे 1 नंबर ऑफ मोल यूज़ हो रहा है। तो पहले फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl और अमाउंट ऑफ HCl। तो जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ पे क्या गिवन है, कंसंट्रेशन भी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर ले तो हम इजीली नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे जो क्या है, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन में जो वॉल्यूम यूज़ हुआ है वो डेसीमीटर क्यूब है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसलिए हम पहले सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे। अगर 2 यूनिट्स डिफरेंट हो तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, पहले आपने उसको एक ही यूनिट में लेके आना है। तो एक ही यूनिट में हम इसको कैसे लेके आएंगे? अगर हम सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर ले डेसीमीटर क्यूब में, तो हम इसको किस तरह डेसीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे? अगर हम 200 को डिवाइड कर ले 1000 से, तो 200 डिवाइड बाय 1000, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। तो डेसीमीटर क्यूब के साथ क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास 0.2 मोल आ गया किसका? HCl का। तो जिस तरह यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन में हमने देख लिया कि ये क्या है, 1 मोल अमोनिया रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ HCl के साथ, तो यहाँ पे HCl का नंबर ऑफ मोल कितना है? 0.2, मतलब कि अमोनिया का भी कितना होगा? 0.2 होगा। तो अमाउंट ऑफ अमोनिया और नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया क्या है? 0.2 मोल। तो अभी हम जो है ना इससे क्या फाइंड आउट कर लेंगे? इसका रेशो से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि x क्या है और y क्या है। वो किस तरह? यहाँ पे अमोनिया जो है ना आपके पास जो प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम उसको डिवाइड कर ले अमाउंट ऑफ वाटर से, अमाउंट ऑफ अमोनिया अगर हम डिवाइड कर ले अमाउंट ऑफ वाटर से, तो यहाँ पे ये रेशो इजीली हम फाइंड आउट कर लेंगे। वो किस तरह? अगर हम 0.2 को डिवाइड कर ले 0.4 से, 0.2 किसके लिए? अमोनिया के लिए,
और 0.4 वाटर के लिए। तो इससे बन रहा है 1:2। नाइट्रोजन कितना है 1 और ऑक्सीजन क्या आ रहा है 2, तो NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया है आपके पास। तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ना, ये क्या है एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हम यहाँ पे ये देख ले जो रिएक्टेंट है, अगर हम इसका नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर ले पहले कि इसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं, तो हम फिर उससे इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि प्रोडक्ट में आपके पास नाइट्रोजन कितने होंगे। अगर हमें ये पता चल जाए कि आपके पास जो रिएक्टेंट है उसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं, तो फिर हम इजीली बता सकते हैं कि प्रोडक्ट में नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने होंगे। तो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ NO2 आप इसको x भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ये कह दें कि अमाउंट ऑफ x, या आप इस तरह कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ NXY, या आपके पास ये हो गया NXOY। अगर आप ये भी लिख लें तो यहाँ पे ये इसका अमाउंट, यहाँ पे इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 24 ये सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड कर ले 24,000 से, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल आ जाएगा क्या है 0.1 मोल। तो 0.1 मोल जो है ना कितना प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल जो है ना आपके पास क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सिंस 0.1 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस 0.2 मोल ऑफ अमोनिया, 0.2 मोल ऑफ अमोनिया। जिस तरह यहाँ पे ये एक बैलेंस इक्वेशन जब हमने कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे क्या बन रहा था 0.2 मोल, और यहाँ पे जो रिएक्टेंट है उसका वॉल्यूम कितना आपके पास आ रहा है, नंबर ऑफ मोल 0.1 मोल। तो अगर इस तरह है कि 0.1 मोल आपके पास 0.2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है और आपके पास प्रोडक्ट में फिर अगर 2 नाइट्रोजन आ रहा है, तो मतलब कि आपके पास रिएक्टेंट साइड पे भी 2 नाइट्रोजन है। तो इसलिए अगर हम फिर उसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब कि x आपके पास क्या है 2 आ गया, तो ये क्या बनेगा आपके पास N2O4। तो आपने जो होल फार्मूला है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपने जो होल फार्मूला है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ पे देख ले, यहाँ पे जो हमने फाइंड आउट किया एम्पिरिकल फार्मूला हमने फाइंड आउट किया, तो एम्पिरिकल फार्मूला से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो यहाँ पे रिएक्टेंट है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है और यहाँ पे रूम टेम्परेचर है, तो अगर हम इसके वॉल्यूम को डिवाइड कर ले मोलर वॉल्यूम से, तो नंबर ऑफ मोल आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे 0.1 मोल है, तो 0.1 मोल जो है ना आपके पास प्रोड्यूस कर रहा है 0.2 मोल ऑफ अमोनिया। 0.1 मोल ऑफ जो रिएक्टेंट है NO2 है वो प्रोड्यूस कर रहा है 0.2 मोल ऑफ अमोनिया। मतलब कि अगर यहाँ पे 2 नाइट्रोजन होगी तो वो तभी आपके पास 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो है ना हम एज ए होल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। x मतलब कि x आपके पास क्या है 2 है, तो इसका जो आपके पास फार्मूला बन रहा है तो वो क्या है N2O4। तो यहाँ पे तो अच्छा यहाँ पे ये देख ले 4 दूनी 8 बन गया, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे क्या है आपके पास -8। तो इस -8 को कितने न्यूट्रलाइज कर रहा है 2 नाइट्रोजन, तो मतलब कि सिंगल नाइट्रोजन पे चार्ज कितना होगा +4, इसलिए कि यहाँ पे हमसे क्या मांग रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे जो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया N2O4, ऑक्सीजन का जो आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है -2 को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो अब क्या बनेगा -8। तो इस -8 को कितने नाइट्रोजन न्यूट्रलाइज कर रहा है 2, तो अगर हम -8 को डिवाइड कर ले 2 से तो क्या बनेगा -4। तो मतलब कि ये क्या है एज ए होल आपके पास न्यूट्रल है, तो इसको न्यूट्रलाइज किस तरह करेंगे, अगर नाइट्रोजन पे +4 चार्ज होगा तो तभी ये आपके पास न्यूट्रल होगा। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना 25 नंबर, ये स्पेस शटल के बारे में है कि एक US जो है ना स्पेस शटल जो है ना पावर्ड कर रहा है और उसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है एज ए फ्यूल। तो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, इफ़ 1.02 into 10⁵ kg of liquid hydrogen is carried on a particular launch, what mass of liquid oxygen is necessary for all the hydrogen to burn? तो क्या रिक्वायर्ड है, मास ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है कि कितना मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा इस मास ऑफ हाइड्रोजन के लिए वो कम्प्लीटली
बर्न हो जाए। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है। ऑप्शन ए जो है ना 4 × 10⁻5 kg, 6.1 × 10⁻5 kg, 8.2 × 10⁻5 kg, 9.3 × 10⁻5 kg। तो पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें करेक्ट ऑप्शन। बैलेंस इक्वेशन को देख ले कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर। तो पहले जो है ना हम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट कर लेंगे कि अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कितना है आपके पास। वो क्यों, इसलिए कि सिर्फ एक ही जो आपके पास गिवन क्वांटिटी वो है लिक्विड हाइड्रोजन के। तो पहले हम इसका नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर लेंगे। तो हाइड्रोजन का मोलर मास क्या है, 2 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे केजी में दिया हुआ है और यहाँ पे मोलर मास ग्राम में है, तो इसलिए हम केजी को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। केजी को ग्राम में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 10 पावर 8 बन जाएगा। तो 1.02 × 10⁻8 ग्राम डिवाइड बाय 2 ग्राम पर मोल ये आ गया आपके पास। तो अगर हम ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो गया और ये मोल यहाँ पे जो है ना आ जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 0.51 × 10⁻8 मोल। तो अगर बैलेंस इक्वेशन को देख ले तो यहाँ पे क्या है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो मतलब कि यहाँ पे अगर हम इसको क्या कर ले, या इसको अगर 2 से दोनों को 2 से आप डिवाइड कर ले तो ये आपके पास क्या बनेगा H2 और यहाँ पे हाफ O2। तो अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल को क्या कर ले 2 से डिवाइड कर ले तो आपके पास नंबर ऑफ मोल या अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट हो जाएगा। तो वो क्या बनेगा 0.255 × 10⁻8 मोल। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ ऑक्सीजन हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट किया, लेकिन रिक्वायर्ड क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन है। तो हम मास ऑफ ऑक्सीजन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, अगर हम मोल को मल्टीप्लाई कर ले मोलर मास से, तो मोल क्या है ये और मोलर मास इसका क्या है 32। तो अगर हम इस नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर ले 32 से तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मास 8.16 × 10⁻8 ग्राम, ये आ गया आपके पास मास। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में देख ले तो ऑप्शन में सारे जो है ना केजी यूनिट के साथ है, किलोग्राम यूनिट के साथ है, और यहाँ पे हमने जो फाइंड आउट किया वो क्या है ग्राम में है। तो इसलिए हम इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। किस तरह, अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर ले तो आपके पास ये आ जाएगा। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है 8.2 × 10⁻5 kg, ये देख ले, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, What volume does 0.8 mole of nitrogen gas occupy at STP? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि STP पे जो है ना मोलर वॉल्यूम कितना होता है। अगर आपको ये याद हो तो फिर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 0.8 मोल ऑफ नाइट्रोजन जो है ना वो STP पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं, 16 डेसीमीटर क्यूब, 18 डेसीमीटर क्यूब, 16 सेंटीमीटर क्यूब और 18 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए 2 डिफरेंट यूनिट यूज़ हुए हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। तो आपने सिर्फ यहाँ पे जो वैल्यू है उसको नहीं देखना है, यहाँ यूनिट पे भी गौर करना है। तो पहले जब आप सॉल्व करते हो तो आप देख ले कि आपके पास आंसर जो सोल्यूशन में आ रहा है वो सेंटीमीटर क्यूब में है या डेसीमीटर क्यूब में। अगर सेंटीमीटर क्यूब में है तो आप सेंटीमीटर क्यूब वाले पे टिक कर ले, और अगर डेसीमीटर क्यूब में है तो आप डेसीमीटर क्यूब वाले पे टिक कर ले। तो चलो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि 1 मोल जो है ना STP या मोलर वॉल्यूम क्या होता है 22.4, ये 1 मोल के लिए। 1 मोल के लिए जो है ना STP पे वॉल्यूम कितना होता है 22.4, और गिवन में वॉल्यूम मोल कितना है, नंबर ऑफ मोल 0.8। तो अगर हम 0.8 को मल्टीप्लाई कर ले 22.4 से तो आपके पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा 8 STP। तो 22.4 मल्टीप्लाई विथ 0.8 जो गिवन मोल है, तो यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब यूनिट यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे भी आपके पास डेसीमीटर क्यूब भी आएगा 17.92। तो यहाँ पे ये देख ले, एक 16 है और एक 18 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब में आपके पास आ रहा है, तो ये 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी इनकरेक्ट हो गए हैं। फिर तो यहाँ पे या तो ये वाला करेक्ट होगा ए वाला या बी वाला। तो 17.92 के करीब कौन सा है, बी वाला 18। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, ये वाला बी, ऑप्शन बी।
Question number 27. In an experiment, 20 gram of H2SO4 is dissolved in water. On complete ionization, 2H plus and SO4 minus 2. Calculate total mass of ions. तो जब हम H2SO4 को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो आयनाइज होता है 2H प्लस में और SO4 माइनस 2 में। तो मांग क्या रहा है यहाँ पे, रिक्वायर्ड क्या है, टोटल मास ऑफ आयंस। तो आपने टोटल मास ऑफ आयंस जो आपके पास H आयन बन रहा है और सल्फ़र का जो आयन बन रहा है आपके पास SO4 माइनस 2 आयन बन रहा है, तो आपने उसके टोटल मास को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, 18 ग्राम, 20 ग्राम, 22 ग्राम और 24 ग्राम। तो पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। यहाँ पे इस इक्वेशन को देख ले कि ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2H प्लस आयन में और SO4 माइनस 2 आयन में। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 यूज्ड, वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल किस तरह फाइंड आउट करें। यहाँ पे 20 ग्राम दिया हुआ है, गिवन है। तो अगर हम इसको मोलर मास पे डिवाइड कर ले, 20 ग्राम को अगर मोलर मास पे डिवाइड कर ले तो हम जो है ना नंबर ऑफ मोल फॉर H2SO4 इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 20 डिवाइड बाई 98, ये इसका मोलर मास H2SO4 का, तो इससे आपके पास नंबर ऑफ मोल आ जाएगा 0.204 नंबर ऑफ मोल फॉर H2SO4। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन को देख ले तो 1 मोल ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल ऑफ H प्लस आयन और 1 मोल ऑफ SO4 माइनस 2 आयन्स। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल जो है ना अभी फाइंड आउट करेंगे इस गिवन क्वांटिटी के लिए, इस गिवन अमाउंट के लिए, कि H प्लस आयन कितना प्रोड्यूस हो रहा है और SO4 माइनस आयन कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर ले इसके साथ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल जो है आपके पास H प्लस आयन है वो फाइंड आउट हो जाएगा। कितना है वो, 0.408 मोल। तो इसका मास कितना होगा, इसलिए कि हमने मास पे जो है ना आपके पास जो फाइनल रिक्वायर्ड है वो क्या है, मास। तो हम पहले इसका मास फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मास क्या बनेगा आपके पास, अगर हम नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर ले इसके मोलर मास से, अगर हम नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर ले इसके मोलर मास से, तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे इसका मास। तो इसका जो क्या है नंबर ऑफ मोल है और इसका जो आपके पास मोलर मास है 0.408 मल्टीप्लाई विद 1, तो ये आपके पास मास आ गया। अब सल्फ़र को फाइंड आउट कर लेते हैं, SO4 माइनस 2 को फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसका अमाउंट कितना है। तो इसका अमाउंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन की तरफ पहले चले जाते हैं। 1 मोल ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस कर रहा है इसका 1 मोल, तो H2SO4 का नंबर ऑफ मोल कितना है 0.204। तो इसका नंबर ऑफ मोल कितना होगा, SO4 माइनस 2 का नंबर ऑफ मोल यही वाला सेम नंबर ऑफ मोल होगा। तो इसका नंबर ऑफ मोल ये हो गया। तो अभी हमने मास फाइंड आउट करना है। मास किस तरह फाइंड आउट करेंगे, अगर हम नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर ले मोलर मास से, तो इसका मोलर मास कितना है SO4 का 96, SO4 का मोलर मास कितना है 96। तो अगर हम 96 को मल्टीप्लाई कर ले इसके नंबर ऑफ मोल से, तो आपके पास इसका मास आ जाएगा 19.58 ग्राम। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्या मांग रहे हैं, टोटल मास ऑफ आयंस, बोथ जो आपके पास प्लस आयन है और माइनस आयन, इसका टोटल मास फाइंड आउट करना है। तो जो आपके पास प्लस आयन का मास था 0.408 ग्राम और जो माइनस आयन है उसका जो आपके पास अमाउंट कितना आ रहा है, मास कितना आ रहा है 19.58 ग्राम। तो इन दोनों को एडअप कर ले, सम कर ले, तो आपके पास कितना आएगा 19.99 ग्राम। तो यहाँ ऑप्शन में देख ले 20 ग्राम। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड may be used for refrigeration. Some of this carbon dioxide is obtained as a byproduct when hydrogen is produced from methane. In the following reaction, मीथेन जो है ना रिएक्ट हो रहा है वाटर के साथ, गैसियस फॉर्म में है दोनों, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। रिक्वायर्ड जो यहाँ पे इस रिएक्शन में है वो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, H2 प्रोड्यूस करना है, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाय प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताया हुआ है। 1250 ग्राम ऑफ मीथेन इज रिएक्टेड एंड द एक्चुअल यील्ड obtained इज 300 ग्राम।
इतना जो आपके पास मीथेन है वो रिएक्ट हो रहा है और एक्चुअल यील्ड आपके पास कितना आ रहा है, यानी प्रैक्टिकल यील्ड आपके पास कितना आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल यील्ड 3000 ग्राम। फाइंड द परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे डिफरेंट परसेंटेजेस दिए हुए हैं। जिस तरह अगर हम देख ले तो हमने जो है ना पहले बताया हुआ था कि जब आप परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए एक्चुअल यील्ड का भी होना ज़रूरी है और जो एक्सपेरिमेंटल यील्ड है उसका भी, एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल यील्ड का होना ज़रूरी है और थ्योरेटिकल यील्ड का भी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे तो एक्चुअल यील्ड जो है ना या थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल यील्ड बताया हुआ है लेकिन थ्योरेटिकल यील्ड नहीं है। तो पहले हम थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट करेंगे। थ्योरेटिकल यील्ड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन जो आपके पास गिवन क्वांटिटी है। तो हम उससे फाइंड आउट परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या है, एक्चुअल यील्ड और एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई विथ 100। तो एक्चुअल यील्ड और एक्सपेरिमेंटल यील्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट करना है पहले। तो यहाँ पे जो है ना आप पहले नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर ले फॉर मीथेन। तो मीथेन के लिए नंबर ऑफ मोल क्या है, यहाँ पे मास दिया हुआ है, अगर हम उसको डिवाइड कर ले उसके मोलर मास से तो आपके पास नंबर ऑफ मोल आ जाएगा 78.125 मोल ऑफ मीथेन ये यूज़ हो रहा है। तो बैलेंस इक्वेशन से क्या बन रहा था हमारे पास कि 1 मोल ऑफ मीथेन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप बैलेंस इक्वेशन को देख ले तो वहाँ पे क्या था कि 1 मोल ऑफ मीथेन क्या प्रोड्यूस कर रहा था, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे मीथेन का नंबर ऑफ मोल इतना है तो मतलब कि इतना मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है। तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास क्या आ रहा है, 78.125 मोल। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करना है, मास फाइंड आउट करना है अभी। तो मास हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, अगर हम नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर ले नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कि अगर हम नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मल्टीप्लाई कर ले इसके मोलर मास से तो हम इजीली इसका थ्योरेटिकल यील्ड या मास फाइंड आउट कर लेंगे। वो किस तरह, 78.125 को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले उसके मोलर मास से जो 44 है तो आपके पास यहाँ पे थ्योरेटिकल यील्ड आ गया 37.5 ग्राम। तो परसेंट यील्ड रिक्वायर्ड है, तो परसेंट यील्ड किस तरह फाइंड आउट करेंगे, एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई विद 100 जो आपके पास आ रहा है 87.2%। तो ऑप्शन में देख ले यही आपके पास है, गिवन है, तो ये वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 ये नॉमेनक्लेचर से कि यहाँ पे ये कंपाउंड दिया हुआ है कि इसका जो है ना आपके पास आयोपेक नेम क्या है, कौन सा है, डिफरेंट ऑप्शंस भी दिए हुए हैं 4। तो यहाँ पे आपने क्या कैसे किस तरह फाइंड आउट करना है, ये ऑलरेडी हम जो है ना उस पर 6-7 लेक्चर्स दिए हुए हैं मैंने। तो अगर आपको वो नहीं देखे पहले आपने तो पहले जाके वो देख ले ताकि जो रूल्स वहाँ पे हमने बताए हुए हैं उस रूल्स का आपको पता चल जाए। और वहाँ पे एक प्रायोरिटी टेबल भी मैंने बताया हुआ था कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड में दिए हों तो उसमें एक जो है ना हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेंगे और एक को एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप लेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप जो मेन फंक्शनल ग्रुप है हम उसको लेंगे जो प्रायोरिटी के हिसाब से सबसे पहले आ रहा हो। अगर प्रायोरिटी के हिसाब से वो बाद में आ रहा हो और उससे ऑलरेडी प्रायोरिटी के हिसाब से एक ग्रुप इस तरह मौजूद हो जो प्रायोरिटी के हिसाब से पहले आ रहा हो तो हम उसको एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप लेंगे और जो बाद में आ रहा हो उसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। तो आप वो टेबल वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी देखते हैं हम इस एग्ज़ाम्पल को। तो अगर हम यहाँ पे देख ले, यहाँ पे इस फंक्शनल ग्रुप को देख ले, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फिर सब्स्टिट्यूएंट को देख ले और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं मेन चेन में वो देखना है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, ब्रोमो है, और यहाँ पे जो मेन चेन है या लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर ले वो कितने हैं, 1 2 3 4 है। तो जिसमें अगर 4 लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन में 4 हो तो वो क्या होता है, ब्यूट। तो उस ब्यूट को अगर हम पेरेंट नेम एज एल्केन पहले कंसिडर कर लें उसमें जो बाद में चेंजेस आती रहती हैं हम उसको मैं अब बाद में बताता जाऊंगा। तो अगर हम इसको ब्यूटेन कह लें, सही हो गया। तो यहाँ पे अभी नंबरिंग की बारी आती है। नंबरिंग हम जो है ना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप के करीब आ रहा हो और जो सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर दे रहा हो हम उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये देख ले कि नंबरिंग हम इस वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन में कितने कार्बन है, 4।
तो हम इसको एज ए पेरेंट नेम क्या कंसिडर करेंगे, ब्यूटेन। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एस्टर। तो सफिक्स में जो आईयूपैक नेम हम देते हैं तो उसके लिए सफिक्स में हम क्या लिखते हैं, OATE, OATE। जो आपके पास अल्केन यहाँ पे आ रहा है तो इसके ई को आपने ड्रॉप करना है या चेंज करना है OATE से। सब्स्टिट्यूएंट इसमें कौन कौन से हैं, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है और वो क्या है, ब्रोमो, और इसका पोजीशन क्या है 1 2 2 नंबर कार्बन पे है, तो 2 ब्रोमो हो गया। और आपने एस्टर के लिए जो अल्केन में ई है उसको आपने रिप्लेस करना है OH से, OATE से, तो आपके पास जो एस्टर का नाम बनेगा वो अल्केनोएट बनेगा, अल्केनोएट। तो ये इस केस में ब्यूटेन है तो क्या बनेगा, ब्यूटेनोएट, क्या बनेगा, ब्यूटेनोएट। और एक ही आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है और वो 2 नंबर कार्बन पे है तो 2 ब्रोमो हो गया। तो इसका फुल नेम क्या है, 2 ब्रोमो ब्यूटेनोएट, 2 ब्रोमो ब्यूटेनोएट। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप जो है ना वो देख लें कि इसमें करेक्ट कौन सा है। लेकिन यहाँ पे ये देख ले ऑक्सीजन के साथ मिथाइल ग्रुप भी अटैच है, ऑक्सीजन के साथ मिथाइल ग्रुप भी अटैच है, ये एस्टर की फंक्शनैलिटी है। तो जो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ या कार्बोक्सिलेट के साथ जो अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो आपने उसको पहले लिखना है, तो आपने उसको पेरेंट नेम से पहले लिखना है। तो यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है तो आपने इसको मिथाइल को पहले लिखना है पेरेंट नेम से। तो यहाँ पे क्या है, मिथाइल 2 ब्रोमो ब्यूटेनोएट, मिथाइल 2 ब्रोमो ब्यूटेनोएट। तो ये करेक्ट नेम है इसका। नेक्स्ट एग्जांपल देख ले, ये भी नॉमेनक्लेचर से ही है। यहाँ पे आपने पहले देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो यहाँ पे ये 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का है और एक एल्डिहाइड का है। तो अगर आप प्रायोरिटी टेबल में देख ले तो कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आ रहा था और एल्डिहाइड बाद में आ रहा था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करेंगे और एल्डिहाइड को एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे। फिर बाद में इसमें जो है ना यहाँ पे एक दूसरा भी आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमो और एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद आपने जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेंज है उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन काउंट करने हैं। तो नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो पेरेंट नेम पेंटेन हो गया, पेरेंट नेम क्या बन गया आपके पास, पेंटेन, इसलिए कि 5 कार्बन हैं यहाँ पे, सही हो गया। आपने इस वाले जो सब्स्टिट्यूएंट में जो कार्बन है आपने उसमें काउंट नहीं करना, आपने सिर्फ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन में जितने नंबर ऑफ़ कार्बन है आपने सिर्फ उसको काउंट करने हैं। तो उसमें 5 आ रहे थे तो पेंटेन हो गया। इसके बाद जो है ना आपने देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो फंक्शनल ग्रुप एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक एल्डिहाइड का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप हम लेंगे और एल्डिहाइड को हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। तो ये आपके पास सफिक्स में आएगा और ये प्रीफिक्स में आ जाएगा, और बाकी सब्स्टिट्यूएंट भी आपके पास पेरेंट नेम से पहले आएंगे। तो आपके पास ये क्या हो गया, आईयूपैक नेम में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं, OIC एसिड, OIC एसिड। मतलब कि यहाँ पे जो आपके पास ई है, जिस तरह हमने पहले एग्जांपल में कहा कि जो अल्केन का ई है आपने उसको रिप्लेस करना है OH से, इसी तरह इस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में आपने अल्केन के ई को, इस वाले ई को आपने ड्रॉप करना है और रिप्लेस करना है ओइक एसिड से, OIC एसिड से आपने क्या करना है, उसको रिप्लेस करना है। और जो पेरेंट नेम आपके पास बन रहा है, सपोज़ यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, अल्कानोइक एसिड। तो इस अल्कानोइक एसिड से पहले आपने इसके सब्स्टिट्यूएंट लिखने हैं और इसका पोजीशन भी आपने मेंशन करना है। तो इसमें कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, एक एल्डिहाइड फंक्शनलिटी है 5 नंबर कार्बन पे, और उसको जब हम सब्स्टिट्यूएंट को एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे एल्डिहाइड को, तो इसके लिए हम वर्ड ऑक्सो यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स में जब एल्डिहाइड यूज़ करते हैं हम तो उसके लिए वर्ड ऑक्सो यूज़ करते हैं, OXO क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सो। और उसका पोजीशन भी आपने ऑक्सो से पहले लिखना है। 5 नंबर कार्बन पे तो आपने 5 जो है ना 5 ऑक्सो लिखना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट देख ले, एक यहाँ पे 2nd नंबर कार्बन पे है और एक इस वाले 3rd नंबर कार्बन पे। 2nd वाले कार्बन पे क्या है, ब्रोमो है तो 2 ब्रोमो आ जाएगा, और यहाँ पे 3rd नंबर कार्बन पे क्या है, मिथाइल है तो 3 मिथाइल आ जाएगा। हमने नंबरिंग यहाँ से क्यों स्टार्ट की, इसलिए कि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये आपके पास ना होता, कार्बोक्सिलिक एसिड ना होता,
तो फिर हम यहाँ पे एल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं, इसलिए कि फिर ये ब्रोमो से वो प्रायोरिटी के हिसाब से पहले आ रहा है, तो इसलिए फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो इसलिए हम कार्बोक्सिलिक कार्बन से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग। तो अगर हम फुल नेम देख ले तो फुल नेम इसका क्या बनेगा। अच्छा, उसमें एक और रूल भी था कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो हम क्या करते हैं, उसको अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखते हैं। तो अगर हम इसको अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिख ले तो बी पहले आता है, फिर जो है ना एम और फिर ओ, तो क्या बनेगा ब्रोमो, मिथाइल और ऑक्सो, इसलिए कि बी पहले आता है, एम इसके बाद और फिर ओ, तो इसका फुल नेम क्या बनेगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 5 ऑक्सो पेंटानोइक एसिड। जिस तरह मैंने बताया था कि अल्केन के ई को आपने क्या करना है, रिप्लेस करना है ओइक एसिड से। तो यहाँ पे देख ले ओइक एसिड से मैंने क्या किया है, रिप्लेस किया है, तो क्या बनेगा पेंटानोइक एसिड। तो इससे जो पहले सब्स्टिट्यूएंट है आपने उस अलॉन्ग विद पोजीशन मेंशन करना है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद ऑब्जेक्टिव और लेक्चर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदाए पामान।